श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल है किसका? ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल है किसका? श्री वेदांता एकेडमी का। ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ जो 17 दिसंबर को पीटी है किसका? 2023 का एमपीएससी का, उसके लिए 4 मंथ के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर है। और कितने मिल रहा है आपको? मात्र 1500 में मिल रहा है। तो इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसे आगे बढ़ाइए। आज जो लेक्चर चलेगा वो चलेगा शांति का नोबेल पुरस्कार। हुआ क्लियर? यानी ये जो लेक्चर है करंट का है और आज यानी कल यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है किसे? ईरान की एक लेडी है और लेडी का नाम है नरगिस मोहम्मदी। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो चर्चा में क्या है। ठीक है, शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, किस उपलब्धि के लिए दिया गया है, और साथ ही जो नरगिस मोहम्मद है वो कौन है, संभावित प्रश्न, ईरान का जो ज्योग्राफी कंडीशन है उसे समझ जाएंगे और कैस्पियन सागर जो है उसका भी ज्योग्राफी कंडीशन समझ जाएंगे क्योंकि ये इससे कनेक्ट है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है नरगिस मोहम्मद की। नरगिस मोहम्मद इन्हें वर्तमान में शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो नरगिस मोहम्मद है एक्चुअली ये कहाँ की है? ये ईरान की है। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये जो है एक कार्यकर्ता है, एक मानव अधिकार कार्यकर्ता है, साथ में जो महिलाओं के अधिकार है उसके लिए लड़ाई करती है, साथ ही जो ईरान में जो मृत्युदंड है उसके खिलाफ अभियान करती है। ठीक है, तो ये जो है इनकी उपलब्धि क्या है? जेल में बंद ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के अधिकार और लोकतंत्र की पैरोकारी तथा मृत्यु दंड के खिलाफ उनके निरंतर अभियान के लिए 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। यानी कि जो नरगिस मोहम्मदी है ये वहाँ के ईरान के लोकतंत्र, ठीक है, मानवाधिकार प्लस महिला अधिकार के लिए वहाँ पे संघर्ष कर रही है। और इसी संघर्ष को देखते हुए जो नोबेल कमेटी है उन्होंने 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। हुआ क्लियर? ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है, वहां पे थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है। कहां पर? ईरान में। थियोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? ये ऐसी गवर्नमेंट होती है, इस गवर्नमेंट में जो हेड होता है वो वहां के जो धार्मिक हेड होते हैं वही इस गवर्नमेंट के हेड होते हैं। जैसे कि मान लो ईरान में मुसलमान है, ठीक है, तो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म के जो भी हेड होंगे उस वहाँ की जो शासन जो गवर्नमेंट होगी उसके भी हेड होंगे। तो ऐसी गवर्नमेंट जहाँ के धार्मिक हेड ही उस गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को थियोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस गवर्नमेंट ने क्या करी है, जो नरगिस दत्त है उनको 13 बार कैद की गई है, जिसमें से 5 बार सजा सुनवाई है। ठीक है, और 5 बार में वर्तमान में जो सजा सुनाई है वो 31 साल की सजा सुनाई है, प्लस जो 154 या 56 ऐसी कुछ कोड़ों की सजा भी सुनाई है साथ ही साथ, और 31 वर्षों तक ये जेल में रहेगी। तो अभी वर्तमान में जो इनको नोबेल प्राइज घोषित किया गया है उसके लिए जो नोबेल कमेटी है, नोबेल कमेटी ने ईरान से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो 10 दिसंबर होगा, इस 10 दिसंबर को उनकी रिहाई कर दी जाए ताकि वो प्राइज को अपने हाथों से ले ले। अब आगे क्या होता है वो अलग बात है, पर 10 दिसंबर इसलिए क्योंकि 10 दिसंबर को ही कहना चाहिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, क्योंकि ये 10 दिसंबर पुण्यतिथि होती है किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की। हुआ क्लियर? आपको समझ आ चुका होगा कि नरगिस दत्त कौन है। नरगिस दत्त जो है एक मानव अधिकार कार्यकर्ता है
महिलाओं के अधिकार की बात करती है, ठीक है। वहां पे साथ ही में जो मृत्युदंड है उसके खिलाफ अभियान कर रही है और साथ ही साथ लोकतंत्र की पैरवी कर रही है। इसीलिए वहां की जो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको 13 बार कैद कर चुकी है, 5 बार सजा सुन सकती है और वर्तमान में 31 वर्षों सजा सुना चाहिए और 154 या 56 करीब कोड़ों की सजा सुनाई गई है। और इन्हें वर्तमान में उसी संघर्ष के लिए नोबेल कमेटी ने शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की है, जिन्हें 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज मिलेगा। हुआ क्लियर? ये जो फैक्ट हैं, जो शांति नोबेल पुरस्कार जितने मिले हैं उसके फैक्ट हैं। इसमें से कुछ फैक्ट मैंने इंक्लूड कर दिया है किसमें, चिकित्सा के नोबेल प्राइज में। आप जब पीछे जाके देखोगे वीडियो को प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो में कुछ फैक्ट हैं शांति के, आगे और फिजिक्स के होंगे, ठीक है, भौतिकी होंगे, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अभी इसमें जो है शांति के जितने भी फैक्ट बने हैं नोबेल प्राइज जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसमें इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए, सबसे कम उम्र की शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है मलाला यूसुफ की। और ये जो लड़की है, ये कहाँ की है? ये पाकिस्तान की है। और इन्हें महज 17 वर्षों में ही सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विजेता घोषित कर दिया गया था। कितनी एज में? 17 वर्षों में। जो 6 क्षेत्र होते हैं, 6 क्षेत्रों में सबसे कम उम्र की जो नोबेल प्राइज विजेता है, इनका नाम क्या है? मलाला यूसुफ। और शांति का भी सबसे कम उम्र के लिए कौन है? मलाला यूसुफ। कितनी एज मिल चुका था? 17 साल की एज मिल चुका था, ठीक है। कब मिला था? 2014 में मिला था। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथ ही साथ भारत के जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको भी इनके साथ कंबाइंड में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना। इनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? क्योंकि जो तालिबान है, ठीक है, तालिबान ने कहना चाहिए इनको गोली मार दी थी, क्योंकि ये इनके पिता और ये शिक्षा के लिए कार्य कर रहे थे, ठीक है। गोली मार दी थी, कोमा चले गई थी, तब भी अपने शिक्षा के लिए जागरूक रही, अपने अधिकार की लड़ाई करी। और इनको इसी कारण से 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। हुआ क्लियर? एक साथ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये हैं, इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफ के साथ ही शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये जो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के विदेश से बिलोंग करते हैं। इनका जो आंदोलन चलता है एक, ये है बचपन बचाओ आंदोलन। इसीलिए इनको शांति का 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम क्या है? कैलाश सत्यार्थी। और एक कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, जिनको उसी दिन यहाँ के बीजेपी के नेता और यहाँ के कांग्रेस के नेता ने, कहना चाहिए, बधाई दी थी। किसको? कैलाश विजयवर्गीय को। ये बोला था बीजेपी के नेताओं ने कि बधाई हो, हमारे नेता को नोबेल प्राइज मिल गया, कैलाश विजयवर्गीय को। और कांग्रेस ने तो ये आरोप लगा दिया था कि बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को नोबेल प्राइज दिलवा दिया। यानी जिसे हम वोट देते हैं वो व्यक्ति, उनको ढंग से नाम पढ़ना नहीं आता, ठीक है, और उसे हम वोट देके सत्ता में लाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो ये हैं कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इनको शांति का मिला है, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं? ये मध्य प्रदेश के विदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका एक आंदोलन का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। शांति का नोबेल प्राप्त करता सबसे उम्र दराज, यानी जितने भी शांति के नोबेल प्राइज मिले हैं अब तक, उसमें से सबसे उम्र दराज व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो है जोसेफ, क्या नाम है? जोसेफ रोडब्लाट। इनकी उम्र है 87 की एज में इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था। साथ ही साथ कब मिला था? 1955 में था। एक चीज याद रखना, ये शांति के सबसे उम्रदराज विजेता नोबेल प्राइज में से एक है, ओवरऑल में नहीं है। कितने में है? ओनली शांति के क्षेत्र में सबसे उम्रदराज पूछेगा तो वो है जोसेफ रोडब्लाट।
कितनी एज है? 87 की एज है, ठीक है। कब मिला था? 1995 में। ये फैक्ट को उतना आप याद मत रखना, मेन रखना ये वाला फैक्ट जो आगे चलेगा। अब तक का सबसे उम्रदराज नोबेल प्राइज विजेता कौन है? अब तक के सबसे उम्रदराज प्राइज विजेता कौन है? तो उनका नाम है प्रोफेसर जॉन गुड इनफ। अभी वर्तमान में जो केबीसी हुआ था, केबीसी में 25 लाख का क्वेश्चन था एक, तो 25 लाख क्वेश्चन यही। अब तक का सबसे उम्रदराज व्यक्ति से नोबेल प्राइज मिला है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रोफेसर जॉन गुड इनफ। कब मिला था इन्हें? 2019 में मिला था। कितनी एज में मिला था? ये मिला था 97 में मिला था। क्यों मिला था? लिथियम बैटरी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। ये फैक्ट इसलिए भी याद रखना क्योंकि अभी आप देख रहे हो करंट में जो इलेक्ट्रॉनिक कार बन रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बन रही है या बाइक बन रही है, या फिर आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, इस मोबाइल में जो बैटरी यूज होती है वो बैटरी किसकी होती है? लिथियम बैटरी ही होती है। और लिथियम बैटरी के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? प्रोफेसर जॉन गुड इनफ ने। और इन्हें 2019 में सबसे उम्रदराज नोबेल प्राइज विजेता मिला था। किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये फैक्ट आप याद रखना क्योंकि ये आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है, क्योंकि इन्होंने काम किया था किसमें? लिथियम बैटरी के विकास में। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। 2023 तक शांति का नोबेल प्राप्त करता महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी कि 1901 से अब तक 2023 तक जितने भी महिलाओं को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है उनकी संख्या पूछ रहा है। उनकी संख्या है कितनी? 19। हुआ क्लियर? और एक चीज याद रखना, 122 साल का इतिहास है। 122 साल के इतिहास में ऐसा 5वीं बार हो चुका है कि शांति का नोबेल प्राइज विजेता जब घोषित हुआ है तो वो जेल में रहा है या फिर अपने घर में नजरबंद रहा है। वर्तमान में जो नरगिस मोहम्मदी है ये भी वर्तमान में जेल में है। 1991 में आंग सान सू को मिला था, वो भी उस समय जेल में थी। ऐसा 5 बार हो चुका है कि शांति का नोबेल प्राइज विजेता जेल में ही रहता है। हुआ क्लियर? अब चलते हैं आगे। किस भारतीय महिला को शांति का नोबेल प्राइज पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो भारतीय महिला का नाम है मदर टेरेसा। कब मिला था इन्हें? तो ये मिला था 1979 को मिला था। 1979 को मदर टेरेसा को शांति का नोबेल प्राइज मिला था और ये पहली भारतीय है। पहले भारतीय पूछेगा और पहले एशियाई पूछेगा तो उनका एक ही नाम है, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था, वो भी किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ये पहले एशियाई भी हैं और पहले भारतीय भी हैं। और पहली भारतीय महिला पूछेगा तो मदर टेरेसा है। कब मिला था? 1979 में। क्या नाम है? मदर टेरेसा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। किस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इन्हें मिला है 17 में, 1944 में, 1963 में। यहाँ पर क्यों मिला है उसका एक कारण है। कारण ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड वार 1 चला था। कब? तो 1914 से लेकर 1918 तक। और यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 चला था 1939 से लेकर 1945 तक। इसीलिए यहाँ पर 1917 में मिला था इनको एक बार शांति का नोबेल प्राइज, किसको? रेड क्रॉस को। 1944 में मिला था दूसरी बार और तीसरे मिला था 1963 में। हुआ क्लियर? तो
रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। किसने शांति के नोबेल पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। उनका नाम है ले डक थो। ये वियतनाम के हैं और क्या हुआ था 1973, यानी कि आज से 50 साल पहले वियतनाम और अमेरिका के बीच में एक युद्ध चला था। इस युद्ध के विराम के लिए, ठीक है, ये जो हैं ले डक थो और वहां के विदेश मंत्री, कहाँ के? यूएसए के, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए 1973 में नोबेल कमेटी ने इनका नाम घोषित किया था। किसके लिए? नोबेल प्राइज के लिए, वो भी शांति के लिए। परंतु इन्होंने इस नोबेल प्राइज को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए 1973 का जो नोबेल प्राइज विजय जो नोबेल प्राइज था वो बहुत ज्यादा विवादित था, क्योंकि इन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया था। तो ये नाम याद रखना, ले डक थो, ये भूलना मत, ये वियतनाम के हैं और इन्होंने 1973 में जो शांति का नोबेल प्राइज मिला था उन्होंने अस्वीकार कर दिया था लेने से। क्यों मिला था? क्योंकि यूएसए और वियतनाम के बीच में युद्ध चल रहा था और पेरिस जो शांति समझौता हुआ था उसमें इनने हस्ताक्षर किए थे। इनका बहुत बड़ा प्रयास था, परंतु इन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया था। आप सिंपल क्वेश्चन ये आएगा, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार लेने से अस्वीकार कर दिया था? तो उनका नाम है ले डक थो। कहाँ के हैं? तो वियतनाम के हैं। हुआ क्लियर? शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जितने पुरस्कार है उसके लिए एक कमेटी बनी है, वो कमेटी ही कहना चाहिए पुरस्कार दिलाती है। इसीलिए जो शांति का पुरस्कार है देता कौन है? वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? तो जो नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्ले है। ओस्ले में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। हुआ क्लियर? अब ईरान के बारे में जान लीजिए। किसी भी देश को समझना है, उसकी ज्योग्राफिक कंडीशन समझना है, तो आप वहां पर उसकी जो थली सीमा है उससे कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं वो जान लीजिए, और साथ ही साथ कौन कौन सा सागर है उससे टच है, इतना जान लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल आते हैं कि इस देश की सीमा किससे मिलती है, कौन सा देश का सीमा नहीं मिलती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है ईरान, ठीक है। ईरान से पाकिस्तान सीमा लगाता है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मानिया, ठीक है, और ये जो है इराक, ठीक है। ये एक गल्फ है और यहाँ पे हरमुज की खाड़ी है। ये सभी जो है ईरान से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मानिया और इराक, ये ऐसे देश हैं जो ईरान से अपनी सीमा साझा करते हैं। एक चीज और याद रखना इतिहास दृष्टि से कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पे 2 नदियां बहती थी। एक नदी का नाम था दजला, एक का नाम था फरात। और इस नदी के बीच में जो सभ्यता का जन्म हुआ था वो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो भारत की हड़प्पा सभ्यता है उसको ये बोलती थी मेहुला, ठीक है। मेहुला वो क्षेत्र कहलाता था जहां पे सप्त सिंधु प्रदेश था। सप्त सिंधु प्रदेश क्या होता है? यानी कि जो विंध्य प्रदेश पर्वत है, विंध्य पर्वत के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है इसे सप्त सिंधु प्रदेश या आर्यव्रत कहते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, सरस्वती, घग्गर ऐसी 7 नदियों का वहां पर जो बहना होता था, इसी कारण से उसको सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। और इसी को जो मेसोपोटामिया सभ्यता है
वो बोलती थी क्या, मेहुला। आपने अमीश देवगन की बुक पढ़ा होगा मेहुला, तो मेहुला जो है अमीश देवगन की बुक में शिव जी को मेहुला कहा गया है। जो शिव जी के है 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, जिसमें से एमपी में 2 है, एक उज्जैन में है और एक ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में ही वर्तमान में 108 फीट की शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है। ये जो मूर्ति स्थापित की गई है ये शंकराचार्य के बाल स्वरूप यानी कि 12 वर्ष की आयु के रूप को दर्शाया गया है। इनके 2 दर्शन थे, एक था अद्वैतवाद और एक था विवर्तवाद, जो आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब चल लेते हैं नेक्स्ट। ये ईरान से एक सागर अपनी सीमा सजा करता है और वो है कैस्पियन सागर। यूपीएससी, पीएससी, यूपीएससी ऐसी कई एग्जाम है, कई वनडे एग्जाम है, उसके लिए एक हॉट टॉपिक है कि कैस्पियन सागर का जो आसपास कितने देश उसकी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लेना आप, तारीख। ठीक है, जो टी है उसका है तुर्कमेनिस्तान, जो ए है उसका है अजरबैजान, जो आर है वो है रूस, और जो आई है वो है ईरान, और के यानी कजाकिस्तान। 5 देश कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आप ट्रिक लिख लेना, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये मध्य एशिया का है। और एक चीज याद रखना, अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूक्रेन किस सागर से अपनी सीमा साझा करता है, तो उसका आंसर है ब्लैक सी। ब्लैक सी से तुर्की प्लस अपना यूक्रेन प्लस तुर्की दोनों साझा करते हैं, यानी कि तुर्की और यूक्रेन के बीच में जो सागर है वही ब्लैक सी है। ये क्वेश्चन भी वहां से उठ सकता है, तो इसलिए इसको याद रखना। कैस्पियन जो सागर है ये एक्चुअली झील है, परंतु इतनी बड़ी है कि इसको सागर नाम दे दिया गया है। हुआ क्लियर? आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप जो है श्री वेदांता एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। ओके, थैंक्स।